हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से सुखविंदर सिंह मांडी, जो एक बार विधायक रह चुके हैं और विधायक भी सबसे छोटी उम्र के। अगर पार्टी जिम्मेवारी सौंपती है, सुखविंदर जी जाइए, आप अपनी तैयारी कीजिए ग्राउंड लेवल पे और बाढ़ से दोबारा कुछ आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपकी बार आपकी मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की? भारतीय जनता पार्टी 24/7 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड में रहती है। तो क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है। और एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, 3 पीढ़ियों से यहाँ इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका हमें मिला है। चाहे मेरे दादाजी चौधरी सिंह जी से, जो 1952 में जनसंघ से उन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद चाचा नरपिंदर जी रहे, या फिर मैं, तो 16 चुनाव अब तक हमने यहाँ से लड़े हैं। तो आपकी बार दोनों चाचा और भतीजा आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस से तैयारी करें, आप बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वो अब कांग्रेस के अंदर है और कांग्रेस का फैसला कैसे होता है कैसे नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। वो अगर फैसला कांग्रेस का किस पक्ष में देते हैं, उनके पक्ष में देते हैं या उनके खिलाफ देते हैं, और अगर उनको टिकट मिलती है तो वो लड़ते हैं, क्या करते हैं, वो देखिए उनका पक्ष है। क्या चौधरी अख्तर सिंह का परिवार भी लगातार चुनाव लड़ेगा? क्या उनको वहां से, उस जमाने से आज तक उनको ही हक है चुनाव लड़ने का? क्या कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता? अब ये सवाल हमारे ऊपर ही क्यों उठता है? अब चौधरी देवीलाल का परिवार रहा है, वो भी सारे राजनीति करते हैं, बल्कि इस बार तो 5 सदस्य उनके विधानसभा में चौधरी बंशीलाल, मुन्ना जी, हमारे घर का जब 2 जगह टिकट मांगने लग गया तो उसमें हिस्सा रोला कि वो 5-5 बने बैठे हैं। सुखविंदर सेल्फी से घमंडी है। देखिए, सीधा मुंह बात नहीं करता, मैं ज्यादा करता है। देखिए, मेरे हिसाब से हो सकता है कि कोई मेरी वर्किंग को देख के और कोई ये कह दे, बोले यार तू एमएलए था तो तना भाई डीसी रेट पे नहीं लगाया या मेरी बदली नहीं हुई, ये चीज तो कह दे। ये बात अगर कोई कहता है तो शायद वो मेरे से मिला ही नहीं कभी। एक मौका आपको मिल गया, विधायक बन गए, कौन सी इच्छा पूरी होगी? कौन सी, क्या काम नहीं करवा पाए आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सुखविंदर जी को समय दिया 5 साल का, तो 5 साल में सुखविंदर जी को पूरा समय था, सरकार साथ थी, सरकार कहती है कि पैसे की कोई खजाना भरा है, ले जाइए काम कीजिए आप, तो फिर कौन से काम अधूरे? मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने मेरे 5 साल के दौरान जितना मुझसे बन पड़ता था, जितनी मेरी एक कोशिश रही या जितनी चीजें मेरे आगे आई, मैंने अपना 100% दिया। पार्टी आपको टिकट क्यों देगी और जनता आपको बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता वोट क्यों दे? ये एक फैसला तो पार्टी को करना है कि वो मुझे दे या किसी और को दे। वो फैसला मुझे नहीं करना, कुछ और लोगों को करना है। ठीक है, अब जनता ने अपना फैसला करना है। अब मैं किसी के फैसलों पर बंदी से नहीं लगा सकता, ना तो पार्टी के फैसलों पे ना जनता के फैसलों। अगर टिकट नहीं मिली, क्या सुखविंदर बीजेपी के साथ रहेगा या फिर क्या रहेगा रिएक्शन? क्या फैसला लेते हैं, और हर चीज भविष्य के गर्भ में होती है। राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन पार्टी के साथ अपने आप को जितना खड़ा सुखविंदर मांडी कर सकता है, उस हद तक सुखविंदर मांडी खड़ा हमेशा रखेगा। आज पार्टी के प्रमुख स्थान पार्टी की तरफ से मुझे दिया गया है, एक सम्मान मुझे दिया गया है। मेरा भी एक ये दायित्व बनता है कि मैं भी पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी को मजबूत करने के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो हम प्रयास करें। हमारी लड़ाई कभी भी टिकट की नहीं रही। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी में और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से सुखविंदर सिंह मांडी, जो एक बार विधायक रह चुके हैं और विधायक भी सबसे छोटी उम्र के। और किसान की बातचीत करें तो बीजेपी की तरफ से किसानों के प्रधान बनाए गए थे पूरे हरियाणा प्रदेश के, और पूरे हरियाणा प्रदेश में इनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि लोगों के बीच जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे, गली कोपचे तक हमारी नीतियों को कहने की प्रचार करेंगे। तो 2 पद इनके पास रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और सबसे छोटी उम्र के बीजेपी के। हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे, कई विषयों पे बातचीत होगी। सुखविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज 24। जी मुन्ना जी, आपका और सभी दर्शकों का मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से अभिनंदन करता हूं।
और जिस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे आप लगातार ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पर जी। जो उठाने के काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक पत्रकार के नाते, एक रिपोर्टर के नाते आप वाकई में बेहतरीन काम करते हैं, तो जी। इसके लिए बधाई देता हूँ। सबसे पहले जानना चाहेंगे, चुनाव का समय आ चुका है, सभी पार्टी अपने अपने चुनाव के लिए तैयारी कर रही है और उसके साथ साथ विधायक भी कम से कम। तो सबसे पहले आपसे एक जानना, अगर पार्टी जिम्मेवारी सौंपती है, सुखविंदर जी जाइए आप अपनी तैयारी कीजिए ग्राउंड लेवल पे और बाढ़ से दोबारा, तो क्या आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपकी बार आपकी मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की? अगर पार्टी कहती है चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी टिकट नहीं दी तो क्या छोड़ के चले जाएंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? क्योंकि कहीं की बातें निकल के सुनने को मिल जाती हैं, सुखविंदर जी पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, टिकट नहीं मिले तो प्रेशर बना रहे हैं, इस तरीके की कई बातें निकल के आती, क्या रहेगा? देखिए मुन्ना जी, इसके लिए आपको थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, या जो लोग इस तरह की बात सोचते हैं उनको भी समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 24x7 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड में रहती है। बेशक चलिए अभी चुनाव है हमारा 3 महीने के अंदर, परंतु 5 साल भी अगर चुनाव पड़े हो तो भी पार्टी लगातार इसी प्रकार की वर्किंग करती है, ताकि हम मैन टू मैन अपनी मार्किंग करके लोगों तक हम कैसे अपनी चीजें पहुंचा सकते हैं, हम अपने विचारों को कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उस नाते से, और जो अभी कार्यक्रम हमें मिले हैं पार्टी की तरफ से, अभी कल ही हमारी विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें माननीय अमित शाह जी उसमें मुख्य तौर पे उनका मार्गदर्शन हमें मिला। तो सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के और उन्होंने भी यही चर्चा की कि कैसे हमने अब आगे चीजों को चलाना है। तो उसी नाते से, एक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं भी अपनी जो वर्किंग है उसी तर्ज के ऊपर अपने क्षेत्र के अंदर, या पार्टी ने जो जिम्मेवारी मुझे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की दे रखी है, तो हरियाणा प्रदेश में भी उसी तर्ज के ऊपर हम अपना काम करेंगे। रही बात, आपने एक सवाल इसके साथ जोड़ दिया टिकट का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इशू टिकट का है वो हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ना तो मेरे अधीन है और ना वो किसी और व्यक्ति के अधीन है। वो फैसला जो लोगों की राय होती है उस हिसाब से पार्टी करती है, और जो फैसला करती है उस फैसले के नाते हमने अपनी चीजों को कैसे आगे बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूत करना है, इस ओर हम ध्यान देते हैं। तो क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है। और एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, 3 पीढ़ियों से यहाँ इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका हमें मिला है। चाहे मेरे दादाजी चौहत्तर सिंह जी से, जो 1952 में जनसंघ से उन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद चाचा नरपिंदर जी रहे, या फिर मैं, तो 16 चुनाव अब तक हमने यहाँ से लड़े हैं। तो इतना लंबा एक टेन्योर जब होता है तो उसमें जिम्मेवारियां भी आपके पास ज्यादा आ जाती हैं, और ज्यादा जिम्मेवारियां जब होती हैं तो आपको हर कदम के ऊपर ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार से जो परिवार आपके साथ जुड़े हुए हैं, और खास तौर पे अगर बारडा की बात करेंगे तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने इन 16 चुनाव के दौरान कभी ना कभी हमारे परिवार का साथ ना दिया हो या हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद ना दिया हो। तो हमारी जिम्मेवारी तो ऑल ओवर, कि किसी की हम छंटनी इस नाते से नहीं कर सकते कि इसने एक बार वोट दिया या इसने 16 बार दिया। हमारे लिए तो एक बार भी अगर किसी ने हमारे साथ दिया है तो भी उतना ही महत्व है, जिसने 16 बार दिया उसका भी वही महत्व है। तो हमारा एक पारिवारिक संबंध है, उस पारिवारिक संबंध के नाते हम लोगों के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं। तो एक ये रूटीन की प्रक्रिया हमारे लिए है। सुखविंदर जी, आपके चाचा भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो चाचा भतीजा क्या आमने सामने होंगे? देखिए, लोगों की एक बात निकल के और भी आ जाती है, जो दूसरे प्रत्याशी आपके सामने और आने वाले हैं। माइक से कई बार इंटरव्यू में लोगों ने बोला है, क्या चौधरी अत्तर सिंह का परिवार भी लगातार चुनाव लड़ेगा? क्या उनको वहां से, उस जमाने से आज तक उनको ही हक है चुनाव लड़ने का? क्या कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता? इंटरव्यू काफी भी बड़े बड़े नेता आपके खिलाफ बोल के गए हैं। तो अब की बार दोनों चाचा और भतीजा आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस से तैयारी करें, आप बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं। देखिए इंटरव्यू देने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। राजनीतिक तौर पे जनता बड़ा बनाती है, वो जिसके साथ खड़ी होती है वो अपने आप बड़ा होता है, और कोई व्यक्ति उसको नीचा नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग इस तरह की टिप्पा टिप्पणी करते हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि उनको ये अधिकार को किसी ने नहीं छीना।
वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और वो लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। हम भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम भी चुनाव लड़ते हैं। तो हमने तो किसी के अधिकार वो नहीं छीना। हमें एक संविधान के अनुसार एक ताकत देश की जनता को मिली हुई है कि वो भी अपना नॉमिनेशन करके और लोगों से वोट की अपील कर सकती है। अब वो जनता के ऊपर है, वो किसका साथ देते हैं किसका नहीं देते। तो इन बातों का कोई महत्व नहीं रहता कि हमारा अधिकार है या नहीं। हमारा अधिकार छीन कौन सकता है? हमें संविधान ने ताकत दे रखी है। अब रही बात टिकट की, अब ठीक है, ये एक फ्रेंडली मैच होता है कि मेरे साथ मेरी पार्टी में और भी 2 भाई टिकट मांग रहे होंगे, तो वो भी अपनी प्रयास करें और वो अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो वो उसमें रहे। तो ये बंदिशें किसी के ऊपर नहीं है। तो ऐसे लोग जो इस तरह की अगर बात करते हैं तो वो बचकानी बातें करते हैं और उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस देश का संविधान क्या कहता है। जनता से ऊपर वो नहीं है। दूसरी बात, आपने इसमें एक सवाल और किया कि चाचा भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, वो अब कांग्रेस के अंदर है और कांग्रेस का फैसला कैसे होता है कैसे नहीं उसकी जानकारी मुझे नहीं है। वो अगर फैसला कांग्रेस का किस पक्ष में देते हैं, उनके पक्ष में देते हैं या उनके खिलाफ देते हैं, और अगर उनको टिकट मिलती है तो वो लड़ते हैं, क्या कहते हैं, वो देखिए उनका पक्ष है। लेकिन इच्छा मैंने कहा कि इस देश के हर एक व्यक्ति की होनी भी चाहिए कि मैं अपने आप को समाज के हर वर्ग से जोड़ूं। मैं पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे भी समाज के जनता के बीच में जाऊं, अपनी बातें रखूं, मेरे विचार क्या हैं उनसे अवगत करवाऊं और अगर जनता चाहे तो मेरा साथ दे। अब ये सवाल हमारे ऊपर ही क्यों उठता है? अब चौधरी देवीलाल का परिवार रहा है, वो भी सारे राजनीति करते हैं, बल्कि इस बार तो 5 सदस्य उनके विधानसभा में है। मुन्ना जी, हमारे घर का जब 2 जना टिकट मांगने लग गया तो उसमें हिस्सा रोड़ा कि वो 5-5 बने बैठा। ठीक है ना? तो ये कोई विषय नहीं है। आप चौधरी बंसीलाल जी के परिवार में भाई किरण जी भी हैं, अनिरुद्ध जी हैं, ये महेंद्रा साहब ये कर रहे हैं, या किसी भी परिवार में चौधरी राव इंद्रजीत सिंह जी के परिवार में या चौधरी भजनलाल जी के परिवार में, हर परिवार के अंदर, क्योंकि ये संविधान ने सबको ताकत दे रखी है। तो वो जब ताकत दे रखी है, आगे फैसला जनता करती है किसके साथ होना है किसके साथ। सेल्फी से घमंडी है, देखिए सीधा मुंह बात नहीं करता, मैं ज्यादा करता है। देखिए, मेरे हिसाब से हो सकता है कि कोई मेरी वर्किंग को देख के और कोई ये कह दे, बोले यार तू एमएलए था तो तना भाई डीसी रेट पे नहीं लगाया या मेरी बदली नहीं हुई, ये चीज तो कह दे। ये बात अगर कोई कहता है तो शायद वो मेरे से मिला ही नहीं कभी। क्योंकि जितने लोग, मैं तो एक बात खुल के कहता हूँ, और पूरी ये बारडा क्षेत्र की जो जनता है या दादरी जिले में, मेरा यहाँ रहना ही जिला हमारा है ये, तो इस दादरी जिले के, चाहे दादरी हल्के से बात कर लो आप, बारडा हल्के से बात करो, किसी भी व्यक्ति से बात करोगे, तो अगर आप तुलना करके देखोगे, चाहे वो कांग्रेस के जो लीडरशिप है यहाँ जिले के अंदर, यहाँ भाजपा की जो लीडरशिप है, यहाँ जो आपकी जेजेपी, लोक दल या किसी भी पार्टी की कोई लीडरशिप है, अगर तुलना करके देखोगे तो व्यक्ति आपको बता देंगे, बोले भाई यो सुखविंदर तंदरम आदमी कोई पावर नहीं का। तो अब पता नहीं किस तरह की ये वो हैं जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं जी, और जो उलूल जुलूल की बातें करके, और उनका ये होता है कि भाई हम तो इन मार्गे आगे बढ़ सकते। ऐसा नहीं होता राजनीति के अंदर, उनके कहने से नहीं चलती चीजें। ठीक है, एक मौका आपको मिल गया, विधायक बन गए, कौन सी इच्छा पूरी रहेगी, कौन सी क्या काम नहीं करवा पाए आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सुखविंदर जी को समय दिया 5 साल का, तो 5 साल में सुखविंदर जी को पूरा समय था, सरकार साथ थी, सरकार कहती है कि पैसे की कोई खजाना भरा है, लीजिए ये काम कीजिए आप, तो फिर कौन से काम अधूरे रह गए? मैं बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि कोई काम अधूरा रह गया हो। और अगर आप पूरे 5 साल का टेन्योर देखेंगे तो उस 5 साल के टेन्योर में 700 करोड़ रुपए से ऊपर राशि हमारे लगी, बल्कि एक जो हमारी आवश्यकता होती है पीने के पानी की, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोई कहीं मंजूर हुआ है तो वो 200 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट हमारे इस बारडा क्षेत्र में 55 गाँव के लिए पानी का हुआ है। वो 2017 की घोषणा थी, 2 प्रोजेक्ट पहले हो गए थे, एक निमर बडेसरा का अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। ठीक है,
तो ये चीजें हमारे टाइम में हमने सड़कों का किया, या 3-3 कॉलेज, जब दादरी जिले के अंदर कोई सरकारी कॉलेज नहीं होता था, और उसमें हमने बारडा कॉलेज के भवन की बात हो, हमने मांडी के कॉलेज की बात हो, हमने कादमा में ITI मेरे समय में हमने चालू करवाई, हमने व्यायामशालाओं का निर्माण करवाया, उपमंडल का दर्जा भी मेरे समय में मिला, मेरी ही मांग के ऊपर दादरी जिले की घोषणा हुई। तो जितनी लोगों की मांगे थी उसके अनुसार हमने काम किया। नहरों की भी अगर बात करें तो मेरे ही समय के दौरान हमने, जो इंदिरा जी उद्घाटन करने आई थी यहाँ 70-80s में, उसके बाद से पंप सेट चेंज नहीं किए गए थे, मोटरें पुरानी थी, उन्हीं की मेंटेनेंस करके काम चलाते थे। तो क्षमता कम हो जाती है एक चीज की, जिसपे खर्चा ज्यादा लगता हो और उसकी आउटपुट ना निकलता हो। हमने सारी सिस्टम, सारे पंप सेट और सब चेंज किए, हमने नहरों की आप देखें लाइनिंग करी। ये सारे मेरे टाइम के प्रोजेक्ट हैं। मैं बहुत बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने मेरे 5 साल के दौरान जितना मुझसे बन पड़ता था, जितनी मेरी एक कोशिश रही, या जितनी चीजें मेरे आगे आई, मैंने अपना 100% दिया, और उसके अंदर रिजल्ट भी वही आया कि मैंने अपना काम किया। अब इसके अंदर कि आगे क्या करना है, देखिए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके अंदर आपको मुद्दे आज भी मिलते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप 5 साल रहे उसके बाद में फिर भी ऐसी समस्याएं रहेगी कि जिनको अपन करवाना है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन मैं फिर आपका जो सवाल, आपका देखिए, आप हरियाणा प्रदेश की अगर राजनीति खास तौर पे देखेंगे तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति को आप काम से जोड़ के मत चलिए कि किसी ने काम ज्यादा वो भी किया भारी या कम किया। 200 किलोमीटर से आके उसको यहाँ से जिता दे देना चौटाला को, और सुखविंदर यहाँ से लोकल, किसी ने काम किया। अक्सर एक बात कहते थे, मेरे चाचा, मेरा ताऊ, मेरा पिता तुल्य, मैं बैठता हूँ, हुक्का पीता हूँ, उनके चाय पीता हूँ, घर घर जाता हूँ और ताश खेलते हैं, वहां बैठ जाते हैं हम। और आप कह रहे हैं अच्छे खासे काम भी किए हमने, तो फिर भी सुखविंदर की इतनी बगावत क्यों? मैं बताता भारी हूं, कैंडिडेट इसको आप बगावत नहीं मान के चलिए। राजनीति इसी को कहते हैं। और ये तो आप हरियाणा प्रदेश की आप देखेंगे कि काम के अनुसार कोई उदाहरण ऐसा मिले कि उसको ही आगे लेके आ गए हों, या उसको जिता के बहुत आगे भेज दिया हो। कई बार परिस्थितियां बन जाती है। अब बनारस को आप 2014 से पहले का बनारस देखिए, 2014 के अब ये, और आप वोट प्रतिशत में हमारे मोदी जी की कितनी कमी आई, या नितिन गडकरी जी को, जिनको ये कहते हैं कि इन्होंने तो सड़कों का ऐसा जंजाल बिछा दिया, 4 लाख के करीब है लोकसभा में गडकरी जी का कम हुआ है। ये राजनीतिक जो फैसले जनता लेती है, ये उस समय की और उस टाइम क्या हालात दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार फैसले लिए जाते हैं। तो उसमें आप किसी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि कोई विरोध की बात होती है। हाँ, रही आपने चाचा, दादा, ताऊ इनकी बात की, देखिए पारिवारिक संबंध अपनी जगह है, और राजनीतिक तौर पे फैसले लेने के लिए वो चाचा, दादा, ताऊ स्वतंत्र है। तो वो रिश्ता मेरे से कोई नहीं तोड़ सकता। मेरा किसी से अगर दादा का रिश्ता है तो वो रिश्ता कैसे टूट जाएगा? वो वोट दे पाए ना दे पाए, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपको हराने के लिए सारे एक, देखिए, एक दड़े में खड़े थे, सिर्फ सुखविंदर को हराना है। आप अगर मछली की गहराई की पूछे तो हकीकत ये थी। ऐसा सुखविंदर ने क्या कर दिया? हकीकत ऐसी ये थी, सुखविंदर ने किसी का बुरा नहीं किया। यही कारण था कि जितने भी लोग थे जो अपने आप को भविष्य की राजनीति के तौर पे देखते थे, वो सारे के सारे एक इसलिए हो गए कि यो जो 28 साल में पहली बार बना दिया और 33 साल की उम्र में जब दोबारा बना दिया तो पिपल पाक जाएगा भाई, इसने ढालो क्यों कर करके। इसलिए सारे नैना जी की गोदी में जाके बैठ गए। जितने भी पूर्व विधायक थे या जो भी लोग थे राजनीतिक तौर पे अपने आप को एक्टिव रखते थे, सारे के सारे एक पखवाड़े में हो गए। तो ये जनता ने समझने में, क्योंकि उनको पता लगा, इतने तक वो चुनाव भी हो लिया। लेकिन अगर थोड़ा पहले आज अगर जाके पूछोगे लोगों से तो आज एक बात स्पष्ट तौर पे, देखिए कोई राजनीतिक विचारों की लड़ाई है और वैचारिक रूप से ही अगर कोई खिलाफत, व्यक्तिगत खिलाफत कहीं नहीं मिलेगी आपको। किसी गाँव के चौक में चला जाऊंगा, और बल्कि चाहे इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ है, उससे पहले जाट आंदोलन हरियाणा में हुआ जिसमें गाँव में जाना बैन कर दिया गया था। सुखविंदर मांडी हर गांव के अंदर गया, किसी भी गांव के अंदर मेरे को ये नहीं कहा कि हाथ पकड़ के तू बाहर चले जा भाई, क्योंकि पारिवारिक संबंध है।
लोगों को भी एक टीस थी कि भैया इन सारा ने मिलके और जो खेल खेला, आज वो लोग ये कहते हैं जिन लोगों ने नैना को बनाया, जो राजनीतिक तौर पे एक्टिव लोग थे, आज वो गांव गांव में जाके न्यू कहे हैं, बोले भाई हल्का का आदमी बनाना चाहिए। रणवीर महिंद्रा भी हल्के का नहीं था, नैना चौटाला भी हल्के की नहीं थी। आज वो लोग सिर्फ कि हमारा नाम आ जाए उसका तो इलाज कर दिया, ये मारी तान किस तरह लग गए, इसलिए लोगों को फिर से बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो जनता समझती है सारी बातें, और ये फैसले जनता जो आखिर के 15 दिन होते हैं ना, जब आप सारे कैंडिडेट मैदान में आते हैं, तो आखिर के 15 दिन होते हैं, उसमें तय करती है जनता। इतने हम सबको देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का हमारे व्यवहार है, सब नोटिस में है जनता के, जनता से कुछ नहीं छुपा हुआ जी। हमारे साथ बीजेपी के विधायक पूर्व सुखविंदर सिंह मांडी, छोटी उम्र के बीजेपी के सबसे छोटी उम्र के विधायक बने थे, ये हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े हुए हैं। और चरखी दादरी नया जिला बना है और ये बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, काफी हॉट सीट बन चुकी है बाड़ा की। लगभग 1 दर्जन प्रत्याशी फिलहाल मैदान में उतर चुके हैं, 1 दर्जन फिलहाल। चुनाव थोड़ा सा दूर है और चुनाव आते आते शायद ही 2 दर्जन संख्या हो सकती है, क्योंकि जो हलचल बाड़ा विधानसभा में देखने को मिल रही है, पूरे हरियाणा में उस तरीके की हलचल कहीं भी देखने को नहीं। सुखविंदर जी, कुछ और जानने को। सुखविंदर जी, आपने किसान सेल के आप प्रदेश अध्यक्ष बना रखे बीजेपी के, ऐसे क्या हुआ? राव दान सिंह पांचू अपनी विधानसभा से हार गए, वो नांगल चौधरी, हटेली, नारनौल, महेंद्रगढ़, बहुत बुरी तरह वहां के लोगों ने वोट नहीं दिया, और आपके बाड़ा विधानसभा क्षेत्र ने बम्पर वोटिंग की है, यानी कि सब कुछ भूल भाल के 27,000 वोट दे दिए राव दान सिंह को। ये फिर आपकी जो किसान सेल, आप पूरे हरियाणा को संभालते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में ही आप मार खा गए, जनता को समझा नहीं पाए, या फिर नीतियों को नहीं पहुंचा पाए बीजेपी की? क्या कमियां रही है, ऐसी क्या बात? देखिए, बहुत कारण हो जाते हैं। एक कहीं से किसी की अगर जीत होती है उसके भी बहुत कारण रहते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। किसी की अगर हार होती है तो भी बहुत कारण होते हैं। हो सकता है कि हम उस व्यवस्था से चुनाव ना लड़ पाए हों, हमारी किसी कारण से कोई कमी रह गई हो, तो ये चीजें एक राजनीतिक तौर पे, और आप अगर एक कदम रखते हैं और अगर आपके सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक कदम एडवांस में अगर रख देता है, अगर आप बराबरी करके उसी चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तो कई बार इस तरह के नतीजे आ जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। इस बार क्योंकि हमने 2014 में 9 सीटें हमारे पास थी, 2019 में 10 की 10 सीटें हमारे पास थी, और इस बार हमने 5 सीटें बराबर बराबर पे हुई हैं। तो ये आप सिर्फ एक बारडा दादरी भी हम चुनाव आ रहे हैं, बल्कि बारडा तो पूरा ग्रामीण एरिया है, शहर भी कोई नहीं लगता, और हम लोहारू भी चुनाव आ रहे हैं। आप अगर हरियाणा प्रदेश के अन्य, नहीं देखिए, 5-7-8 हजार लोहारू, 5,000 दादरी से 27,000 बारडा। आप अंतर देखिए दोनों चीजों को। अगर आप, क्योंकि मैं इतनी गहराई में जाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आपने ये सवाल दोबारा कर दिया, देखिए लोहारू हमारे हैं, लोहारू में हमारे पास अब जो सरकार चल रही है अभी 2019 से 24 की कृषि मंत्री सरकार में हमारे पास मंत्री हैं, बारडा में हमारे पास कुछ नहीं है। फिर बारडा में सुखविंदर है ना, सुनिए मैं बताता हूँ। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ नैना चौटाला विधायक रही है, और वो जो गठबंधन उस दौरान हुआ, उस गठबंधन के कारण लोगों के अंदर एक रोष भी बारडा के अंदर रहा, और वही एक नुकसान हमारी इस पार्टी को इस चुनाव के अंदर यहाँ बारडा में खास तौर पर हुआ है, क्योंकि लोग उस चीज को, दोनों धड़ों को अलग करके नहीं देख पाए, और वो एक हिस्सा मान के भाई इनका हमने इस बार यो थपकी देनी है, तो लोगों की एक मंशा थी। दादरी का देख लो आप, कई बार क्योंकि पार्टी का ये कहा जाता है भाजपा के लिए खास तौर पे कि शहर के अंदर हम ज्यादा मजबूत रहते हैं जी, और शुरुआत से अगर देखेंगे भाजपा का तो शहरों में एक ग्राफ अच्छा रहता है, बारडा में कोई शहर भी नहीं, टोटली ग्रामीण विधानसभा है। अब आप ये अगर तुलना करके देखेंगे तो इन जगहों के मुकाबले ये तो अंतर ज्यादा नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों को देखिए आप, परिस्थितियों के अनुसार ही आप इनकी तुलना कर पाएंगे। तो ये एक वेव इस प्रकार की थी, और उस वेव में अच्छा फिर एक सेंटर पॉइंट भी बारडा रहता है। अगर कोई आंदोलन, चाहे वो कोई भजनलाल जी के समय में रहा हो, चाहे वो हुड्डा साहब के समय में, अगर मैयड़ के अंदर जाट हमारे शायद सुनील शोरान थे हमारे यंग साथी,
तो उनको अगर हुड्डा साहब के समय में मैयड़ में अगर गोली लगी तो भी आग यहाँ लोगों के दिलों में लगी बारडा के अंदर। आप चौटाला साहब के समय में अगर देखोगे तो जहां भी चीजें हुई, लेकिन आंदोलन का गढ़ बारडा रहा, यानी क्रांतिकारी भूमि है यहाँ हाँ, पे। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत अग्रेसिव हैं। ठीक है, और अपने अपने हकों के लिए हम बहुत अग्रेसिवली सामने वाले के सामने अपनी बात रखते हैं। अच्छा, मुझे आप, मैं सिर्फ 2 प्रश्न करूंगा आपसे, फटाफट जवाब देना उनका। पार्टी आपको टिकट क्यों देगी और जनता आपको बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता वोट क्यों दे आपको? देखिए, मैं इन दोनों सवालों के जवाब शायद नहीं देना चाहूंगा। कारण बता देता हूँ कि ये एक फैसला तो पार्टी को करना है कि वो मुझे दे या किसी और को दे। वो फैसला मुझे नहीं करना, कुछ और लोगों को करना है। ठीक है। अब जनता ने अपना फैसला करना है। अब मैं किसी के फैसलों पे बंदिशें नहीं लगा सकता, ना तो पार्टी के फैसलों पे ना जनता के फैसलों पे। मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ और मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि मुझे ये जिम्मेवारी पारिवारिक तौर पे यहाँ के लोगों के साथ अपने आप को खड़ा करने की परिवार के द्वारा, मेरे बुजुर्गों के द्वारा मिली हुई है। इसलिए ये चीजें हैं। वो टिकट किसको मिलती है, किसको देते हैं, कौन चुनाव लड़ता है, कौन चेहरा होगा, जनता किसको वोट देती है, किसको नहीं देती, ये फैसला या तो जनता को या पार्टी को करना है। तो इसलिए ये सवाल का जवाब मैं दूं तो भी कोई मायने नहीं है। सुखविंदर जी, आप विधायक भी रह चुके हैं एक बार। आपके पिताजी, आपके दादाजी राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं और बाड़ा विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ना बड़ी खांडे की धार होती है। क्या लोकसभा चुनाव की जो परिस्थितियां थी वो फिलहाल विधानसभा चुनाव में वो देखने को मिलेगी बाढ़ से, या फिर कुछ मुद्दे अलग अलग रहेंगे सब जगह? जी देखिए, आप फिर इसका, क्योंकि कई चीजों के लिए आपको तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है। और आप लोकसभा का जो फेज रहा है उस फेज में हम कितने वोट प्रतिशत में, क्योंकि बहुत सारे लोग की देश में सरकार किसकी चाहिए, देश की सरकार हमें वो चाहिए कि जो मजबूती से फैसले ले सके, देश के अंदर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कैसे संबंध होने चाहिए या कौन अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है, बहुत सारे बड़े व्यापक स्तर की राजनीति होती है, व्यापक स्तर की सोच इसमें काम करती है और लोग उसी अनुसार लोकसभा का फैसला करते हैं। स्टेट का जब चुनाव होता है, किसी भी स्टेट का ले लीजिए, स्टेट का जब चुनाव होगा तो उसके अंदर लोग छोटी छोटी जो चीजें हैं, क्योंकि अगर यहाँ कोई गली बनानी है तो वो स्टेट का काम है। यहाँ लोगों को पेयजल सुविधाएं, हर घर तक नल की बात करनी है तो पैसा उसमें केंद्र भी खर्च करता है, लेकिन वो स्टेट ही इम्प्लीमेंट करती है उसको कैसे करना है। हर व्यक्ति को कैसे आर्थिक तौर पे और ज्यादा तरक्की के रास्ते उसके लिए खोले जाएं, ये सारा काम स्टेट के लिए होता है। तो लोग यहाँ फिर स्टेट को देखते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो गर्भ में है सारी चीजें, हाल और घूमते हैं। हाँ, बड़े पदाधिकारी बीजेपी जी, मुझे तो हरियाणा में क्या रहने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ मुद्दे हैं, जो हम जिनको टच करते हैं, इस 10 साल की, क्योंकि मैंने तुलनात्मक अध्ययन का कहा, इस 10 साल के दौरान जो फसल के भाव भाजपा ने दिए, तुलनात्मक तौर पे कांग्रेस से कई गुना ज्यादा दिए। एक बात। दूसरा, जो यहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता था, खास तौर पर दक्षिण हरियाणा की नहरी पानी का भी, तो कांग्रेस के मुकाबले हमने कई गुना ज्यादा पानी दिया। तीसरी बात, जो युवा रोजगार के लिए, जिसको प्रताड़ित एक तरह से किया जाता है, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, और ये मेरी जब राजनीति की सोच भी नहीं थी, उस वक्त भी एक इच्छा मेरी होती थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कि कोई भी बच्चा जिसके माँ बाप अपना पेट काट के और उसको एजुकेशन अगर दिलवाए, तो क्यों किसी के दरवाजे पे जाके माथा टेकना पड़े, क्यों पगड़ी रखनी पड़े? आप पैसे को भूल जाइए, ठीक है, लेकिन सिफारिश भी क्यों करवानी पड़े? बच्चा अगर काबिल है तो उसको रोजगार मिले। तो बिना पर्ची खर्ची रोजगार जो दिया है, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि ये सरकार इस तरह के फैसले ले सकती है। इसके बाद जो ये हरियाणा प्रदेश की, इस दक्षिणी हरियाणा का अगर खास तौर पे जिक्र करो तो बाजरे का जो भाव है, हुड्डा साहब के समय में बाजरे का भाव 800 रुपए होता था, और जो 12, 13, 14
हुड्डा साहब का जब भी इंटरव्यू लें तो वो ये भी आप पूछने का काम कीजिएगा कि 3 साल तक बाजरे का एक दाना भी नहीं खरीदा गया उस टाइम जी। और यहीं जिस जगह हम बैठे हैं यहीं मनोहर लाल जी की रैली के अंदर हमने मांग उठाई थी, हमारे क्षेत्र में भी जिस प्रकार से धान की खरीद करते हैं उस प्रकार से बाजरे की भी सरकारी खरीद शुरू करे। आज बाजरा 2650 के करीब ये बाजरे का भाव अभी रिसेंटली किया है, लगातार हम खरीद करते हैं, नहीं तो भावांतर पे करते हैं। आप हरियाणा प्रदेश की जो सड़कों का जो एक जाल हमने बिछाया है, एक हरियाणा प्रदेश में एजुकेशन का जो सिस्टम है, हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमने कॉलेज की जो व्यवस्था की है, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो महिला के ऊपर जिस प्रकार का जुल्म होता था वो अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं कह सकती थी, लेकिन आज हमने महिला थाने भी बनाए हैं जिसमें वो अपनी बात और अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है। हमने पंचायतों को शिक्षित करने का काम किया है। मुझे एक किस्सा याद आता है, जब पंचायतों को शिक्षित करने का बिल हम लेके आए विधानसभा में, उस दौरान हुड्डा साहब की स्टेटमेंट थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 10वीं पास लोग कहाँ हैं। तो एक सवाल भी उनसे किया गया था पार्टी की तरफ से कि 10 साल मुख्यमंत्री रह गए, आप 10वीं नहीं करवा पाए यहाँ के लोगों को, तो ये भी एक शर्म की बात है। तो हमारे इस क्षेत्र के अंदर, हमारे इस प्रदेश के अंदर हमने पढ़ी लिखी पंचायतों का ये फैसला लिया। हमने विकास के मामले में पहले के मुकाबले ज्यादा ग्रांट देने का काम किया। हमने बुजुर्गों की जो पेंशन हुड्डा साहब 300 से और 1000 तक लेके आए थे, 700 रुपए 10 साल में बढ़ाए, हमने 3000 तक 2000 रुपए बढ़ाए। तो ये जो अंतर है, हमने इस प्रकार के अनेकों जो काम किए हैं उससे लोग अपने आप को जोड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मुकाबला जरूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, मुकाबला होता है क्योंकि 2 साल की 10 साल का आपका टेन्योर रह गया और आप तीसरी दफा, क्यों हरियाणा प्रदेश में कल्चर नहीं रहा तीसरी बार का, पहले तो 5 साल भी पूरी सरकारें नहीं चलती थी, एक समय ऐसा था, फिर 5 साल पूरी सरकार चली और उसके बाद फिर उसके बाद सबकी आप देखिए ना, चाहे बंसीलाल जी की सरकार पूरी नहीं चली, राव वीरेंद्र सिंह जी की नहीं चली, आप पीछे के उदाहरण लीजिए, चाहे देवीलाल जी की सरकार पूरी नहीं चली, ऐसे उदाहरण थे, चौटाला साहब की सरकारें पूरी नहीं चली। लेकिन जब 2000 से 2005 में चौटाला साहब ने पूरी सरकार चलाई, उसके बाद फिर एक सिस्टम ऐसा आया, लोगों ने मानसिकता रखी कि हम ये 5 साल नहीं यार, 5 साल कम होते हैं, हम 10 साल दे, तो हुड्डा साहब को 10 साल दिए, अब 10 साल हमें भी दे दिया, तो अभी 15 साल की अब लोगों के बीच में जाके कि हाँ हमने समय अभी और दो, और ताकि हम जो व्यवस्था है वो और बढ़ाएंगे, जो चीजें देनी है वो और देंगे। लेकिन साथ साथ अगर आप दूसरे किसी दल को ले आओगे जिनको पहले देख रखा है, तो उनके आज जिस गति को हमने यहाँ हरियाणा में पकड़ा है, तो उस गति के ऊपर फिर से वो ब्रेक लगाने का वो लोग काम करेंगे, क्योंकि उनकी मंशा अलग तरह की सुखविंदर जी, काफी लंबी बातचीत होती है, चलते चलते शॉर्टकट में बताइए, अगर टिकट नहीं मिली क्या सुखविंदर बीजेपी के साथ रहेगा या फिर क्या रहेगा रिएक्शन आने वाले? देखिए मैंने फिर कहा कि आप बार बार टिकट के ऊपर लाके और उस घेरे में मुझे डालना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं कि पार्टी को तय करना है क्या फैसला लेते हैं, और हर चीज भविष्य के गर्भ में होती है, राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन पार्टी के साथ अपने आप को जितना खड़ा सुखविंदर मांडी कर सकता है उस हद तक सुखविंदर मांडी खड़ा हमेशा रखेगा। सुखविंदर मांडी को पार्टी ने 2014 में टिकट दी, मैं विधायक बन के गया, 2019 में फिर टिकट दी, ठीक है मैं चुनाव जीत नहीं पाया, उसके बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा का बनाया, उसके बाद मुझे फिर से प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा का, आज पहले मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी की टीम में था, अभी मैं नायब सैनी जी, क्योंकि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो अभी उनकी टीम में मैं दोबारा से मुझे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा बनाया है। तो आज पार्टी के प्रमुख स्थान पार्टी की तरफ से मुझे दिया गया है, एक सम्मान मुझे दिया गया है, तो मेरा भी एक ये दायित्व बनता है कि मैं भी पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी को मजबूत करने के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो हम प्रयास करें। हमारी लड़ाई, मैं फिर एक बहुत क्लियर बात कह देता हूं आपको भी, सब दर्शकों को भी, हमारी लड़ाई कभी भी टिकट की नहीं रही, कभी भी नहीं रही हमारी लड़ाई टिकट की। और जहां आप अगर पूरे हरियाणा प्रदेश के राजनेताओं की अगर देखेंगे, सबसे लंबा टेन्योर अगर किसी भी दल के साथ किसी भी व्यक्ति या परिवार ने निकाला है, चौधरी बंसीलाल जी के अगर साथ हुए, तो जब तक चौधरी बंसीलाल जी रहे, जीवित रहे,
तब तक उनका साथ हमने नहीं छोड़ा। और उसके बाद हम भाजपा के साथ 2006 में भाजपा के साथ आ गए थे। ठीक है, नरपेंद्र जी जो मेरे चाचा हैं वो आज नहीं है, तो वो शायद इस कारण से कि हो सकता है किसी ना किसी स्तर के ऊपर, और जो एक पूछ होती है या एक सम्मान होता है, वो शायद उनको कुछ महसूस हुआ होगा। लेकिन हम टिकट मिले ना मिले इसलिए पार्टियों को नहीं बदला कभी हमने अगर स्वाभिमान के ऊपर अगर कोई बात आती है, सम्मान के ऊपर अगर कोई बात आती है, तो देखिए फिर व्यक्ति कोई भी स्थान अपना ले सकता है। लेकिन आज के दिन पार्टी ने मेरे मान सम्मान को हमेशा बढ़ाने वाली काम किए हैं, कभी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। तो मैं ना कभी समाज के अंदर बैठ के दो तरह की बात करता हूँ, और ना आज भी पूछेंगे तो भी बहुत स्पष्ट बताने वाला व्यक्ति हूँ। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मांगूंगा भाई। वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना है। वो मुझे देते हैं या किसी और को देते हैं, किसी भाई को अगर किसी और को देंगे और वो कहेगा कि हाँ भाई हमें मदद चाहिए, तो भाई के बिल्कुल उसकी भी मदद करनी है। मुझे इन चीजों से कोई गिला शिकवा नहीं है, वो भी मदद करने के लिए तैयार। लेकिन ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, वो मेरे अधीन नहीं है। थैंक यू सुखविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, आपका कीमती समय लिए हुए हमने, और काफी लंबी चौड़ी बात होती है। दर्शक देख रहे हैं हमारे साथ सुखविंदर सिंह मेंढी खास बातचीत में जुड़े हुए थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्होंने साफ संदेश दे दिया है, अगर पार्टी टिकट देती है तो डेफिनेटली चुनाव लड़ेंगे, और टिकट की मांग कर रहे हैं पुरजोर से। अगर टिकट देती हो तो जीत के पार्टी की झोली में टिकट डालेंगे। अगर टिकट हमें मिलती है, और मांगने का हक सबको है, संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है भाई, हर आदमी चाहता है मैं चुनाव लड़ूं, तो ये भी साफ कर दिया। और सभी विषय पे बिल्कुल खुल के बातचीत हुई है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।